जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष जीएस अकेडमी में। दोस्तों, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और यह कथन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संविधान को इतना कठोर नहीं होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को वह पूरा ना कर सके। हमारी संविधान सभा ने संवैधानिक संशोधन से संबंधित प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया और भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान की तहत ब्रिटेन के संविधान की तरह ना अधिक लचीला है और ना अमेरिकी संविधान की तरह बहुत अधिक कठोर, यानी यह लचीलापन और कठोर के बीच का एक संतुलन स्थापित करता है। वैसे भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान 20वें भाग में अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के तहत किया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं वह संविधान के 20वें भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं। दूसरा, यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और यह ब्रिटिश मॉडल के तहत बहुत अधिक लचीला नहीं है और ना ही अमेरिकी मॉडल के अनुसार बहुत अधिक कठोर। तो अगर संवैधानिक सीमा की बात करें तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और यह जजमेंट एक मील का पत्थर साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारतीय संविधान या अर्थात संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और यह जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, यह भारतीय संसद के 24वें संविधान संशोधन 1971 को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यानी अगर इससे पहले का एक 1967 में एक जजमेंट अगर आपको याद होगा वेरुवाड़ीवाल, तो उसमें 1967 में ये कहा गया था, गोलकनाथ केस है, तो 1967 के जजमेंट में ये कहा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसमें संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसी को बाईपास करते हुए संसद ने एक संविधान संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें यह कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए मुक्त है और यह उसका अधिकार है। यानी एक तरह से संसद जो है उसको एक असीम शक्ति मिल जाती है संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में फिर 1973 में केशवानंद भारतीयवाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ, संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु वह भारतीय संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़े तो अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया है और संविधान संशोधन से रिलेटेड जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दूसरी चीज, इस विधेयक को कोई मंत्री अथवा कोई गैर सरकारी व्यक्ति या सदस्य ला सकते हैं, यानी संसद का वह सदस्य होना चाहिए और इसे सरकार के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे केवल संसद में प्रारंभ होगा, यानी लोकसभा राज्यसभा
से रिलेटेड कोई सीमा नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, राज्य के विधानमंडलों में संविधान संशोधन से संबंधित किसी भी प्रकार का विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। दूसरा, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य कोई भी इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदनों में आम सहमति नहीं बन पाती तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी संविधान संशोधन के विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का आयोजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़े तो संविधान संशोधन में कुछ और बातें भी कही गई हैं, जैसे यदि संविधान संशोधन किसी संघीय विषय से रिलेटेड है जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित कर सकता है तो उस स्थिति में आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का विधेयक, किसी भी प्रकार का वीटो विधेयक पर या संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं लगाएंगे, यानी उन्हें संविधान संशोधन के विधेयक को स्वीकृति देनी होगी और इससे रिलेटेड ना ही विधेयक को ना ही वो अस्वीकृत कर सकते हैं और ना ही सदन को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हम देखें तो विशेष बहुमत से पारित होना होगा, यानी कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक बहुमत और उपस्थित सदस्यों, जो भी उपस्थित सदस्य होंगे उनमें से 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित होना होगा। वहीं दूसरी ओर राज्यों की अगर हम बात करें तो कुछ विधेयक जो संघीय विषयों से संबंधित हो उस स्थिति में आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो निर्णय थे वो 1971 के 24वें संविधान संशोधन में किए गए। आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान संशोधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ये मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटे गए हैं। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है विशेष बहुमत के साथ पारित विधेयक और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अगर साधारण बहुमत की बात करें तो संसद के यानी सदन के, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग में जब विधेयक प्रस्तुत होता है तो सदन के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा वह विधेयक पारित होना चाहिए, तो उसे हम साधारण बहुमत से पारित संविधान संशोधन मानेंगे। वहीं पे अगर विशेष बहुमत की बात करें तो सदन के कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा स्वीकृति मिली हो और साथ में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा विधेयक पारित हुआ, उस स्थिति में से हम विशेष बहुमत से पारित विधेयक मानेंगे। तीसरा आता है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। तो जैसा कि मैंने बताया संघीय विषयों पे विशेष बहुमत होगा, लेकिन साथ में आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा यानी विधानसभा के द्वारा स्वीकृति मिलना आवश्यक होगा। ठीक है, तो अगर हम भारतीय संविधान में ये देखें कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से या विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति के साथ संशोधन किए जा सकते हैं। तो अगर साधारण बहुमत की बात करें तो राज्यों का जो भी नाम परिवर्तन है, सीमा का पुनर्निर्धारण है या राज्यों का गठन है, वह इसी साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे और इसे संविधान संशोधन ही माना जाएगा। जैसे 2019 में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य बने, मतलब यूनियन टेरिटरी बना और आर्टिकल 370 हटाया गया, तो वह भी इसी साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया गया। इसके अलावा विधान परिषदों का जो निर्माण है, ठीक है, तो इनमें कैसे कौन कौन से प्रावधान है? पहला, राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन और नाम में बदलाव, यानी आर्टिकल 2, 3 और 4। इसके अलावा विधान परिषदों का निर्माण या उसको समाप्त करना हुआ, ठीक है, इसे भी साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन माना जाएगा।
और तीसरा प्रशासनिक विषय से रिलेटेड यानी नागरिकता, राजभाषा का प्रयोग और संसद की गणपूर्ति और संसदीय प्रक्रिया से संबंधित जो भी संशोधन होंगे वह साधारण बहुमत से पारित संविधान संशोधन माने जाएंगे। अच्छा, जो सदस्य होते हैं संसद के सदस्यों को संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित जो भी विधेयक हो उसे भी साधारण बहुमत से पारित संविधान संशोधन माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है विशेष बहुमत से पारित विधेयक। तो अगर विशेष बहुमत से पारित संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें संविधान के भाग 3 और भाग 4 के प्रावधान सम्मिलित हैं। यानी अगर संविधान में मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रावधान में संशोधन करना है तो उस स्थिति में उसे विशेष बहुमत के साथ पारित किया जाना होगा। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान जो संविधान संशोधन की पहली प्रक्रिया जो साधारण बहुमत है और तीसरी श्रेणी में ना आते हो वो सारे प्रावधान इसी संसद के विशेष बहुमत से पारित होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और प्रक्रियाएं, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, इसके अलावा 7वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान किए गए जैसे शक्ति का हस्तांतरण किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, है ना। तो इन सूचियों में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में किसी भी प्रकार का अगर कोई बदलाव करना होगा तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को जो राज्य सूची के विषय थे उसे संवर्ती सूची में डाला गया, जैसे शिक्षा हो गए, मापतौल, पर्यावरण। तो इन 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, तो वो इसी विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति ली गई। ठीक है, यहां से आगे बढ़े तो अब तक के कुछ प्रमुख संविधान संशोधनों की बात करें हम तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, वह संविधान संशोधन के तहत उस समय जैसे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना, जो भूमि सुधारों से रिलेटेड था, संबंधित था। यानी हथबंदी, चकबंदी से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो 9वीं अनुसूची में जोड़े गए, यानी एक नई अनुसूची जोड़ा गया 1951 में। ठीक है, इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन, जिसके ये 7वां संविधान संशोधन वही है जहां पे राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और उस राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव के अनुसार 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया। इसके अलावा राज्यों का जो विभाजन था वो ग्रुप ए, बी, सी, डी कैटेगरी में किया गया था, उसे भी समाप्त किया गया, यानी एबीसीडी राज्यों का वर्गीकरण को समाप्त किया गया। इसके अलावा साझा उच्च न्यायालय, जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक हाईकोर्ट होंगे, जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट, तो उसमें बंगाल और अंडमान निकोबार आ जाते हैं। इसी तरह से केरल का हाईकोर्ट, तो केरल और लक्षद्वीप आ जाते हैं। इसी तरह से चेन्नई हाईकोर्ट, जिसमें तमिलनाडु और पौंडीचेरी आ जाते हैं। तो कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां मतलब कुछ राज्यों को मिलाकर एक हाईकोर्ट बनाया जाएगा, ऐसे प्रावधान 7वें संविधान संशोधन में किया गया। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 की मैंने बात की, तो संसद मौलिक अधिकारों से किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होगी, यानी राष्ट्रपति संविधान संशोधन से रिलेटेड जो विधेयक होंगे उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते और ना ही उसे समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जो था वह उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी एक सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। मतलब इस 42वें संविधान संशोधन में इतना ज्यादा परिवर्तन किया गया, इतने ज्यादा बदलाव किए गए हमारे संविधान में। तो ये 42वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने,
इसके बाद प्रस्तावना में पहली बार 3 शब्द जोड़े गए, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा भाग 4A मतलब पूरा एक नया भाग जोड़ा गया, है ना, जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है आर्टिकल 51A में। इसके अलावा कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, ऐसे प्रावधान किए गए, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिखित सुझाव पर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग कर देश में आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो ये प्रावधान 42वें संविधान संशोधन में किया गया, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत से समाप्त कर दिया गया। इसका 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो संपत्ति का अधिकार, जिसमें ये पहले मौलिक अधिकार का हिस्सा था, आर्टिकल 19 का हिस्सा था, जिसे बाद में मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। इसके बाद जो मैंने कहा कि जैसे आर्टिकल 352 में आपातकाल का प्रावधान था, और यह आपातकाल 3 आधारों पर किया जाता था, जिनमें से एक आंतरिक अशांति थी, जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, जिसे इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जगह दिया गया, ठीक है। इसके बाद आपातकाल में किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं किए गए, निलंबित नहीं किए गए किसी भी स्थिति में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण अगर संविधान संशोधन की हम बात करें तो अगर 52वां से 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसी के तहत दल बदल विरोधी कानून को जगह मिला, ठीक है। और आज राजनीति का ये केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी एक नई अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन के तहत, मतलब 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मतदान का जो मिनिमम एज था वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, यानी मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया, 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। और ये इसके कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, तो 69वां संविधान संशोधन। इसके बाद 73वां और 74वां तो आपको पता होगा, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था, ठीक है। इसी के तहत मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 में 11वीं अनुसूची मतलब 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की गई, मतलब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद 9A में एक नया भाग बनाया गया 9A, जिसमें नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ और संशोधन हम देखें तो 86वां संविधान संशोधन, ये मौलिक अधिकार मतलब जो 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने के लिए इसमें प्रावधान किया गया, और इसी प्रावधान के अनुरूप बाद में 2009 में राइट टू एजुकेशन का प्रावधान भी किया गया, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य में भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन की हम बात करें तो किसी भी स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या सदन की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, यानी यदि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सरकार का गठन होगा वह उसमें सरकार में मंत्रियों की संख्या
लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो राज्यों में राज्य सरकार का गठन होता है तो विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा और विधानसभा की कुल क्षमता के अधिकतम 15% तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये जीएसटी से संबंधित था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड था, और अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया जिसमें जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ें तो 102 से लेकर 106 संविधान संशोधन की बात करें जो बेहद महत्वपूर्ण है, और 70वां जो बीपीएससी एग्जाम था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन। तो अगर 102वां संविधान संशोधन की बात करें तो वहां पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन अनुच्छेद 338 ए के तहत किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 103वां संविधान संशोधन अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में 15(6) और 16(6) में संशोधन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 104वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ में जो आंग्ल भारतीय सीट थे विधानसभा और लोकसभा में, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीट रिजर्व होंगे, और इन एंग्लो इंडियन का मनोनयन नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से विधानसभाओं में एक सीट मतलब एक सदस्य एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। तो इस तरह के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट 105वां संविधान संशोधन जो है उसमें राज्यों की ऐसी बीसी सूची पहचान करने की शक्ति बहाल की गई, और 106वां संविधान संशोधन जो था इसे नारी शक्ति बंधन योजना कहा गया, और यह लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी प्रावधान करता है। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़े तो भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है ना। अगर उन न्यायिक निर्णय की बात करें तो जैसे संकरी प्रसाद वाद जो है 1951 का, और सज्जन सिंह वाद 1965 का, इसमें संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार के डिसीजन जजमेंट दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, और मौलिक अधिकार आर्टिकल 368 के तहत आता है। बाद में गोलकनाथ मामला जब आया 1967 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट को पलट दिया और उसमें कहा कि मौलिक अधिकार अलौकिक और अपरिवर्तनीय है, तो संसद इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। और इसी के बाद संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया, जिसके तहत संसद संविधान में प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 के तहत किए गए संशोधन या बनाए गए कानून विधि आर्टिकल 13 के अंदर नहीं है, आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर हो। यानी देखिए 24वां संविधान संशोधन ये प्रावधान किया गया कि 368 के तहत जो भी विधि बनाए गए वो आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर आएंगे, आर्टिकल 13 के दायरे से बाहर आएंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का जजमेंट या निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकते। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को, ये जो संविधान संशोधन था, इसे 1973 के केशवानंद भारती जजमेंट में फिर से एक्सप्लेन किया और कहा कि यह प्रावधान बिल्कुल सही है, सही माना, और साथ में यह भी प्रावधान दिया कि हाँ, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहां तक कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद किसी भी परिस्थिति में संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और बाद में इसको और कंफर्म किया गया मिनर्वा मिल वाद 1980 में, जिसमें यह कहा गया कि संसद के द्वारा बनाए गए विधि को
संसद के द्वारा बनाए गए विधि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, और साथ में यह भी कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे मूल ढांचे का सम्मान करना होगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रावधान हैं, यहां से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है और 24वां संविधान संशोधन, फिर 42वां संविधान संशोधन जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिट करने की कोशिश की गई, तो ये सारे क्वेश्चन, मतलब यहां से सुप्रीम कोर्ट की जो जो जजमेंट है और 24वां और 42वां संविधान संशोधन स्पेशली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके PYQ होंगे उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए